एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला, स्पाइन से 2.5 इंच की नुकीली चीज निकली। सर्जरी के बाद खतरे से बाहर सैफ, लेकिन अभी रहेंगे आईसीयू में। पुलिस ने केयर टेकर का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। एक संदिग्ध भी हिरासत में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा। स्पेस सेक्टर में बूस्टर के लिए तीसरी लॉन्चिंग पैड को भी कैबिनेट की हरी झंडी। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में लगातार तीसरे दिन उछाल। निफ्टी करीब 100 पॉइंट चढ़कर 23,300 के पार। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा तेजी, मिड और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रफ्तार। उम्मीद के मुताबिक रहे इन्फोसिस के Q3 नतीजे। मुनाफा 6,506 करोड़ से बढ़कर 6,806 करोड़। आय भी बढ़ी। कंपनी ने FY25 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाकर 4.5% किया। कुछ देर में आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। तीसरी तिमाही में फ्लैट रह सकता है राइल का रेवेन्यू। मुनाफे में 10% दबाव संभव, लेकिन मार्जिन में दिख सकता है सुधार। टैरिफ बढ़ने से जियो के आरपू में भी बढ़ोतरी संभव। भारत ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचा। इसरो के स्पेडेक्स मिशन ने ऐतिहासिक डॉकिंग में हासिल की सफलता। इंसान को अंतरिक्ष में भेजने में मिलेगी मदद। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार आईटी मंत्रालय के बजट में 40% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी लाने वाली है। इनके लिए फंड आवंटन की बढ़ोतरी होगी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में पीसीबी पर आईआर ड्यूटी घट सकती है। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। देखिए, सरकार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी तेजी से बढ़ाना चाहती है। सरकार ने साल 2030 तक $500 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार अभी भी काफ़ी सारी PLI की स्कीम्स चला रही है, तो उनके लिए आपको एक एलोकेशन में बड़ी बढ़ोतरी आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। जो वो सूत्र बता रहे हैं कि जो IT मंत्रालय है उसका बजट 40% तक बढ़ सकता है। सेमीकंडक्टर को लेकर के बढ़ावा देने के लिए सरकार कई सारी स्कीम्स चला रही है। OSAT, ATMP, कई सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी भारत में बनने की शुरुआत हो गई है, तो उनके लिए भी सरकार बजट का बड़ा एलोकेशन इस बजट के अंदर रखेगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो लगातार सरकार से मांग कर रही है कि आप जो PCBAs है और जो कैमरा मॉड्यूल है उनके ऊपर आप ड्यूटीज को कम कीजिए, तो वो उनके ऊपर भी आपको कटौती आती हुई दिखाई दे सकती है। कई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर के इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लगता है, तो सरकार उसको भी रेशनलाइज करने की तैयारी कर रही है। टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा इशू है। सरकार ये चाहती है कि जो कंपनियां हैं वो भारत के अंदर ही डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करें, तो इसके लिए जो ओपन सेल के ऊपर 2.5% के आसपास की ड्यूटी लगती है उसके अंदर भी कटौती आपको देखने को मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के ऊपर सरकार का बड़ा ही फोकस शुरू से ही रहा, तो उसका बजट भी इस साल आपको दोगुना होने को देखने को मिल सकता है। तो ये सारी बड़ी तैयारियां जिससे कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। और एक्सपोर्ट से जुड़ी खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए बजट में बड़े ऐलान संभव हैं। सरकार इसके लिए पैकेज का ऐलान कर सकती है। एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, फार्म एक्सपोर्ट को लेकर इस बार बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज और फ्रेश फार्म और ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए एक बड़ा आर्थिक पैकेज का ऐलान हो सकता है, और ये पैकेज का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग और क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए हो सकता है। और इसके लिए करीब 7,500 करोड़ रुपए के आसपास के पैकेज का ऐलान हो सकता है। हालांकि इसके लिए जो नोडल एजेंसी होगी वो एपिडा होगी। एपिडा के जरिए जितने भी बोर्ड्स होते हैं जिसमें टी, कॉफी, रबर, कार्डमम और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट में सपोर्ट करने के लिए इस पैकेज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी इस पैकेज के जरिए किसानों को सीधे तौर पर मदद की जाएगी। खासतौर से वो किसान जो एक्सपोर्ट में जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, उनको इस पैकेज से सीधे तौर पर फायदा मिलेगा।
इसके अलावा जो किसान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो सर्टिफिकेशंस और इसके अलावा जो पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन के लिए खर्च किया जाता है उसको भी इस पैकेज के जरिए सपोर्ट की जाएगी, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, खासतौर से एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, उनको एक्सपोर्ट कर सकें। और भारत में केमिकल सेक्टर का सालाना कारोबार 225 अरब डॉलर का है और इसमें लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। देश में सबसे ज्यादा केमिकल उत्पादन करने वाले राज्य गुजरात से हमारे संवाददाता केतन जोशी ने सेक्टर के दिग्गजों से उनकी बजट विश पर खास बातचीत की। केमिकल सेक्टर की बजट विषय वो जानते हैं। बताइए भूपेंद्र भाई, आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन जो स्कीम है उसको लंबे समय तक होना चाहिए, 3 साल के लिए होना चाहिए। और जो उसमें एमएसएमई जो यूनिट है उसको जो 3% रिबेट मिलता है तो उसको 5% रिबेट मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? वित्त मंत्री जी से हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है 1 करोड़ रुपए तक की एसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए विदाउट नॉन कोलेटरल की स्कीम है, उसको बढ़ा के 2 करोड़ तक करनी चाहिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर जो आइटम है केमिकल सेक्टर की जो ऐड की जा रही है, पहले तो काफ़ी आइटम थी और अभी कुछ 50 से 60 आइटम ऐड कर रहे हैं, तो उससे केमिकल सेक्टर के अंदर जो सब चीज़ कंटिन्यूअस यूज़ होती है और बल्क में यूज़ होती है उसका स्टॉक मेंटेन करने का और डेली बेसिस पे उसका रिकॉर्ड रखने का पॉसिबल नहीं है। तो वित्त मंत्री से अनुरोध है कि ये जो केमिकल नए ऐड कर रहे हैं उसको मत ऐड करें। और दूसरा, केमिकल सेक्टर के अंदर जो एक एक्सीडेंट के हिसाब से ईडीसी लगा रहे हैं, वो ईडीसी का कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं है और उसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज इसके हिसाब से 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ सीधा ही कैलकुलेशन बिना ईडीसी पे करने का जो रूल्स है उसमें वो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के अंदर से पूरा का पूरा हटा देना चाहिए, या तो उसका कोई असेसमेंट होना चाहिए कि केमिकल के अंदर कितना पर्यावरण का नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से उसका ईडीसी लगना चाहिए। आप क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट का इंसेंटिव्स करने के लिए जो रोड टेप है उसको 2% का अभी है डाइज एंड केमिकल्स में, तो उसको बढ़ाकर 5% तक किया जाए तो एक्सपोर्ट में खूब बढ़ावा मिलेगा और इसके हिसाब से एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी सरकार को बहुत मिलेगी। तो इतना अनुरोध है कि 2% अभी जो रोड टेप है उसको बढ़ाकर 5% तक करना चाहिए। तो केमिकल सेक्टर को अच्छी तरह से ग्रो अप करने के लिए यहाँ से जो सुझाव दिए गए हैं, गुजारिश है कि इस पर अगर वित्त मंत्री कुछ काम करेगी तो न केवल इस सेक्टर को फायदा होगा लेकिन नए रोजगार भी पैदा हो सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। शानदार ग्लोबल संकेतों से आज बाजार में जोश देखने को मिला। बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 319 पॉइंट चढ़कर 77,043 पर और निफ्टी 99 पॉइंट चढ़कर 23,312 पर बंद हुआ। इंफ्रा ऑटो इंडेक्स में बढ़त देखी गई। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा शेयरों पर दबाव देखने को मिला। और आईटी सेक्टर को लेकर कंस्ट्रक्टिव नजरिया है, ऐसा कहना है आस्क हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में निवेश के मौके बने हैं। आईटी में हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव इसलिए है कि उसके 2 या 3 मुख्य वेरिएबल अगर हम देखते हैं कि 1 के यूएस इकोनॉमी है, जो जब सभी रिसेशन की बात कर रहे थे, हार्ड लैंडिंग की बात कर रहे थे, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट देयर इकोनॉमी इज प्रीटी स्ट्रांग। सेकेंड के ऐसी संभावना है कि एक बार नया एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आ जाता है तो प्रॉबेबली कॉर्पोरेट टैक्स कट भी आ सकते हैं। अगर कॉर्पोरेट टैक्स कट आती है तो डिस्क्रेशनरी स्पेंड, ऐसा अनुमान है कि डिस्क्रेशनरी स्पेंड काफ़ी किक अप हो सकता है अगर डिस्क्रेशनरी स्पेंड बढ़ती है। और इन सिचुएशन जहाँ ऑलरेडी रुपी डेप्रिसिएशन हो चुका है, ये सेक्टर में एट डिक्लाइंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मीडियम टर्म के लिए बन सकती है। But from a other building material perspective, including ceramics, including tiles, including adhesives, MDF, plywood, वो पूरी सेगमेंट में हमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है। The only
probably I can say is basically that unorganized competition probably ज़्यादा हो रही है उसमें, but we have not been able to kind of put a finger on it. We are waiting to see कि हम राह देख रहे हैं कि हम बेहतर डेटा पॉइंट्स उसमें आके एक अच्छा व्यू बना सके, बट ऑन ए लैग बेसिस बिल्डिंग मटेरियल एक सेगमेंट है जहां हमें लगता है पॉसिबली अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और इन्फोसिस ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इन्फोसिस के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 6,506 करोड़ से बढ़कर 6,806 करोड़ रुपए रहा है। आय 40,986 करोड़ से बढ़कर 41,764 करोड़ हो गई है। कंपनी का एबिट मार्जिन 21.1% से बढ़कर 21.3% हो गया है। डॉलर आय करीब 494 करोड़ डॉलर रही है। कंपनी ने FY25 रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाकर 4.5% कर दिया है, जबकि मार्जिन गाइडेंस 20-22% पर बरकरार रखा है। और बाजार की नज़र रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर है। कैसे होंगे नतीजे, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है यतिन मोता। बताएं यतिन। बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज के तीसरे क्वार्टर के नतीजों पे खास नजर रहेगी। सुधार एक्सपेक्टेड है और सीक्वेंशियली बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट दिखेगा। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करें तो अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो लगभग 2,30,000 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेशन है। और अगर हम एबिटा और मुनाफे की बात करें तो यहाँ हल्का सुधार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट एबिटा मार्जिन से इस बार लगभग 60 बेसिस पॉइंट सुधरने की उम्मीद है और लगभग 18.32 के आसपास का एबिटा लेवल एक्सपेक्टेड है। एबिटा इसके लिए सुधरेगा क्योंकि जो टेलीकॉम बिजनेस का आरपू है और रिटेल कारोबार का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव होता हुआ आपको नजर पड़ेगा। फैक्टर्स की बात करें तो O2C कारोबार में एबिटा की ग्रोथ लगभग 10% के आसपास होगी। और GRMs की बात करें तो QOQ एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ अच्छा खासा सुधार होगा। इनफैक्ट GRMs 6% सुधरेंगे और लगभग $8.7 पर बैरल के आसपास का यहाँ एक्सपेक्टेशन रहेगा। जियो के आरपू की बात करें और ओवरऑल नतीजों की बात करें तो यहाँ 6% का इजाफा आपको दिखेगा और सिक्वेंशियली लगभग 7% का इंप्रूवमेंट आपको एबिटा में आता हुआ दिखेगा। रिलायंस रिटेल की बात करें तो यहाँ रेवेन्यूज में और ओवरऑल ग्रोथ लगभग 10% के आसपास रहेगी क्योंकि फेस्टिव सीजन सेल्स में नंबर्स काफ़ी अच्छे रहने की उम्मीद है। अब टेलीकॉम कारोबार की बात करते हैं। अगर हम Q3 के टेलीकॉम बिजनेस की बात करें तो यहाँ देखेंगे हम एबिटा लगभग 16,500 करोड़ रुपए के आसपास होगा, जो एक 10% का सुधार है। रेवेन्यूज की बात करें तो लगभग 5% का इजाफा दिखेगा और अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ 100 बेसिस पॉइंट्स का सुधार रहेगा। 54% के आसपास एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा इस साल का रहेगा आरपू का। ये क्वार्टर में आप टैरिफ हाइक का इंप्रूवमेंट देखेंगे। 205 रुपए के आसपास आरपू एक्सपेक्टेड है, जो पिछले क्वार्टर लगभग 195 रुपीस के आसपास था। अब ये समझते हैं कि ब्रोकरेजेस का क्या समझना है थर्ड क्वार्टर नंबर्स पे। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ये जो डिटेलिंग है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट डबल डिजिट रिटेल रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा और वैल्यू अनलॉकिंग जो है उसकी अनाउंसमेंट्स में खास नजर रहेगी थर्ड क्वार्टर में। अगर हम टेलीकॉम एबिटा की बात करें तो 18% की ग्रोथ मॉर्गन स्टैनली एक्सपेक्ट कर रहा है और रिटेल एबिटा लगभग 6% का सुधार दिखाता हुआ नजर पड़ेगा। गोल्डमैन सैक्स का भी यही मानना है कि 2025 कैलेंडर ईयर में जो प्रदर्शन रहा है स्टॉक का वो FY26 में सुधरेगा क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एक एक्सपेंशन का इफेक्ट यहाँ दिखेगा। गीगा फैक्ट्री भी खुल रही है, उस पर भी खास नजर रहेगी और थर्ड क्वार्टर का कोर एबिटा लगभग 5% सुधरेगा QOQ बेसिस पे। और जैसे कि मैंने पहले कहा, जो गीगा फैक्ट्री है और न्यू एनर्जी कारोबार है वो किस हिसाब से प्रदर्शन दिखाएगा उसके ऊपर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। CNBC आवाज नेटवर्क 18 का हिस्सा है और इसकी ओनरशिप इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के पास है और इसकी सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अमेरिकी रियल्टी फर्म CBRE यानी कोल्डवेल बैंकर रिचर्ड एलिस ने भारतीय रियल्टी सेक्टर पर एक रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में लग्जरी हाउसिंग का बोलबाला रहा है। पूरी रिपोर्ट की डिटेल बता रही हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। जी, जैसे कि आपने बोला कि रियलिटी सेक्टर में अच्छा खासा बूम देखने को मिला है और वो बूम के पीछे की सबसे बड़ी वजह है जो बढ़ती हुई एस्पिरेशन है। हर किसी को अपना रोटी कपड़ा और मकान चाहिए होता है और इसी एस्पिरेशन के चलते हमें रियलिटी सेक्टर में अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है। इनफैक्ट सबसे पहले हम बात कर ले लग्जरी हाउसिंग की, तो वहां पे हमें साल 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 53% का अपसाइड देखने को मिला है। ये नंबर उभर के आया है 19,700 यूनिट का, जो कि साल 2023 में
पे था 12,895 का। इनफैक्ट दिल्ली ने यहाँ पे लीड किया है, यानी कि जो दिल्ली की सेल्स है इस साल 2024 में वो दोगुना होती हुई दिखाई दी है, यानी कि अच्छा खासा वहाँ पे डिमांड आउटलुक आता हुआ दिखाई दिया है। 10,500 यूनिट पे ये नंबर उभर के आया है। अब अगर हम सिटी वाइज यहाँ पे बात करें तो सबसे टॉप में जो सिटी रही है वो है मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, साथ ही साथ बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे कुछ सिटीज हैं जहां से अच्छी खासी डिमांड हमें आती हुई दिखाई दी है। अब इन डिमांड के पीछे के की ड्राइवर्स हम देखें तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला है कि मकान लेने की जो चाह है वो लोगों पे और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें न्यू एज की, यानी कि जेंजी के अंदर भी अब अपना मकान लेने की जो चाह है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट जो एनआरआईज हैं उनका भी इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही नहीं बल्कि अब लोग केवल मकान पे स्टिक नहीं है, लोगों को जो मकान चाहिए वो मॉडर्न और लग्जरियस चाहिए, जिससे लग्जरी होम की जो डिमांड है वो अच्छी खासी दिखाई दे रही है। अब ये जो डिमांड है ये यहीं तक सीमित नहीं है, अगर हम आगे का भी आउटलुक देखें तो वो भी काफी ज्यादा हमें पॉजिटिव साइड में नजर आ रहा है। और ये बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं कि 1.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ के रेंज के जो हाउसिंग है वहां पे अच्छी खासी डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और साथ ही साथ पुणे इसके जो है की मार्केट्स है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में यहाँ पे ग्रोथ देखें, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर की ग्रोथ देखी जाए तो वहां पे हमें 7% का अपसाइड देखने को मिला है, जिसके अंदर प्रीमियम हाउसिंग में 28% का अपसाइड आया है, लग्जरी हाउसिंग में 9% का अपसाइड, बजटिंग हाउसिंग में 7%, मिड एंड हाउसिंग में 40% और हाई एंड हाउसिंग में 36% का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है मुंबई, जिसने 31% का योगदान दिया है इस क्वार्टर 4 की सेल्स में। उसके बाद पुणे, उसके बाद दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद 13% की कंट्रीब्यूशन देते हुए यहां पे दिखाई दिए हैं। एल्यूमिनियम से जुड़े शेयरों में आज अच्छी तेजी रही। दरअसल एलएमई में एल्यूमिनियम के दाम एक महीने की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। क्या चल रहा है मेटल में, समझते हैं यतीन मोहता से। एल्यूमिनियम की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ हमने एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखा है। एलएमई यानी लंदन मेटल एक्सचेंज में एल्यूमिनियम के दाम मल्टी मंथ हाई पे आपको आते हुए नजर पड़े हैं। और कहीं ना कहीं इसका वास्ता जो है चाइना और रशिया में जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं और जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग है उसके कारण आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक और एरोस्पेस सेगमेंट है यहाँ से तो मांग बढ़ ही रही है, लेकिन ओवरऑल जो कंट्रोल्स चाइना ने लगाए हैं एल्यूमिनियम पे उसके कारण भी एक शॉर्ट टर्म में सप्लाई का इम्पैक्ट आता हुआ नज़र पड़ सकता है। इनफैक्ट चाइना ने कुछ सालों पहले अपनी एल्यूमिनियम कैपेसिटी को 45 मिलियन टन के आसपास कैप करने का निर्णय लिया था और इसी महीने में आपको ये कैप जो है हिट होता हुआ नज़र पड़ा है। यानी इंक्रीमेंटल जो कैपेसिटी है एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग की वो चाइना से नहीं आएगी, जिसके कारण सप्लाई टाइटनेस हो सकती है, जिससे दाम में आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर ये लेटेस्ट डेवलपमेंट 24 घंटे पहले ही हुआ है कि यूरोपियन यूनियन जो है एल्यूमिनियम इंपोर्ट जो रशिया से होते हैं उस पर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगाने की जो है कवायद शुरू कर चुका है। इनफैक्ट जो ड्राफ्ट है वो ये कहता है कि रशिया से जो 10-15% एल्यूमिनियम के पुर्जे आते हैं उस पर भी कंप्लीट बैन लगाना चाहिए। और जो रशिया की बात करें तो ग्लोबली 5% जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन रशिया से आता है। तो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना के ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जिनके कारण आपको ओवरऑल एल्यूमिनियम स्पेस पे एक मांग बढ़ती हुई नज़र पड़ सकती है, दामों में इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो जो स्मेल्टिंग प्लेयर्स हैं और जो रिफाइनिंग प्लेयर्स हैं जैसे वेदांता, हिंडाल्को, इन दोनों को सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ नज़र पड़ सकता है। आज केंद्र सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। दूसरा बड़ा फैसला स्पेस सेक्टर के लिए लिया गया है। कैबिनेट ने तीसरे लॉन्चिंग पैड को मंजूरी दी है। डिटेल के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, पहला सवाल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्या बड़ा फैसला है? देखिए, दरअसल सरकार का जो फैसला है उसके तहत 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। इसके एक चेयरमैन होंगे, 2 सदस्य होंगे, इनके टर्म्स और रेफरेंस तय किए जाएंगे और फिर ये इसमें तय की जाएगी कब तक इनको अपनी सिफारिशें देनी है। ये वेतन आयोग जो होता है दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए तय करता है कि उनकी बेसिक सैलरी में किस आधार पर कितनी बढ़ोतरी की जाए, उनके अलग अलग भत्ते में किस तरह का बदलाव किया जाए, महंगाई भत्ते में क्या बदलाव किया जाए और हर उनके
सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए हर 10 साल पर उनके वेतन भत्ते की समीक्षा की जाती है। तो ये समीक्षा अब 1 जनवरी 2026 को की जानी है, इसलिए साल भर पहले इनका गठन किया गया है ताकि वेतन आयोग संबंधित लोगों से सलाह मशविरा करता है, कर्मचारी संगठनों से सलाह मशविरा करता है, फिर अपनी सिफारिश देगा, फिर उस सिफारिश को माना जाएगा और इस सिफारिश को मानने के बाद जो सबसे बड़ा फायदा होगा, बता दूं कि इसमें केंद्र सरकार के कुल करीब 50 लाख कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनधारी हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। एक और ख़ास जिक्र करना चाहूँगा, चूँकि दिल्ली में चुनाव की तैयारी चल रही है, तो इस फैसले से दिल्ली के 8 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, जिसमें डिफेंस पर्सनल भी होंगे और दिल्ली सरकार के भी कर्मचारी होंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार के कर्मचारी के वेतन में उसी हिसाब से बढ़ोतरी की जाती है जिस आधार से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ोतरी की जाती है। तो इस वजह से दिल्ली सरकार के 4 लाख कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। बता दूं कि 7वें वेतन आयोग जो अभी चल रहा है, उसकी सिफारिश लागू होने से 2016-17 में जब पहली बार लागू हुआ था तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हुए थे। तो जाहिर तौर पर ये 8वां वेतन आयोग सिफारिश जब लागू होगा तो सैलरी बढ़ेगी तो सरकार का खर्च जरूर बढ़ेगा, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा, ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा और सरकार के कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। और लक्ष्मण जी, दूसरा बड़ा कदम उठाया गया है तीसरे लॉन्चिंग पैड को लेकर स्पेस सेक्टर में, उसकी डिटेल क्या है? ये तीसरा जो लॉन्चिंग पैड है दरअसल श्रीहरिकोटा में बनाया जाएगा। ये पूरे स्पेस सेक्टर के लिए कहे तो एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब तक 2 लॉन्चिंग पैड था, लेकिन सरकार जिस तेज़ी से स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहती है उसके लिए एक नए लॉन्चिंग पैड की ज़रूरत थी। अब इस नए लॉन्चिंग पैड को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें इस नए लॉन्चिंग पैड में 3,985 करोड़ रुपये की लागत से तीसरा लॉन्चिंग पैड बनेगा। 48 महीने के भीतर ये तैयार हो जाएगा, यानी 4 साल के भीतर ये तैयार हो जाएगा। इसके तहत जो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल है उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये तीसरा लॉन्चिंग पैड अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा, इसकी क्षमताएं काफ़ी ज़्यादा होंगी, इस वजह से इसे पूरे स्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक रात 2 बजे उनके घर में चोर घुसे थे और सैफ अली खान पर चाकू से 6 जगह वार किया। हमले के बाद सैफ को लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सैफ पर हमले के बाद मुंबई पुलिस की जांच भी तेज हो गई है। मुंबई पुलिस का दावा है कि सैफ अली खान पर हमले का मामला वो जल्द सुलझा लेगी। वहीं लीलावती अस्पताल के डॉक्टर ने सैफ अली खान का हेल्थ बुलेटिन जारी करके बताया कि सैफ की सर्जरी हो गई है। 2.5 इंच की नुकीली चीज़ उनकी पीठ से निकाल दी गई है। सैफ अली खान के स्पाइन में गहरे घाव हैं, जिसका ऑपरेशन हुआ है। सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है। 2 एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा है, जैसा खरोच से कैसे आ जाता है तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। सैफ अली खान पर हमले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। भ्रष्टाचारी बिल्डर्स यहाँ सुरक्षा आहे, पूर्ण सुरक्षा आहे। सैफ अली खानला सुरक्षा असणार 100%। सैफ अली खान तर त्यांना या सरकारने पद्मश्री दिलाय, भारत सरकारने कधी काळी, तर पद्मश्री किताब असलेल्या व्यक्तीला सुद्धा मुंबईमध्ये सुरक्षित राहता येत नाही, हे आज पुन्हा एकदा दिसलं। सैफ अली खान पर हमले से बॉलीवुड भी सख्ते में है। क्या मुंबई में सेलिब्रिटीज की सुरक्षा खतरे में है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर।
भारत ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रच दिया है। इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडएक्स मिशन ने आखिरकार ऐतिहासिक डॉकिंग में सफलता हासिल कर ली है और इसी शानदार सफलता के साथ अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश भारत बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन भी ऐसा करने में सफल रहे हैं। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए थे। आज से पहले 2 बार 7 जनवरी और 9 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाना था, मगर इसे टाल दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल देर रात वॉशिंगटन DC के ओवल ऑफिस में अपना विदाई भाषण दिया। अपने 15 मिनट के आखिरी भाषण में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क, राष्ट्रपति चुनाव में सोशल मीडिया के दुरुपयोग और क्लाइमेट चेंज पर बात की। उन्होंने कहा कि देश में रईसों के एक छोटे से तबके का वर्चस्व बढ़ रहा है। इससे देश और लोकतंत्र को खतरा है। बाइडेन का ये भाषण ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने से ठीक 5 दिन पहले हुआ। उन्होंने अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही ऐसा हो सकता है जहां एक हकलाने वाला बच्चा राष्ट्रपति बन जाए। बाइडेन का पूरा भाषण ट्रंप की नीतियों और उनके सहयोगियों के इर्द गिर्द ही रहा। बाइडेन ने इससे अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों को खतरा बताया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहें, जुड़े रहें CNBC आवाज के सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।